ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों मेरा वीडियो देखकर आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों चलते हैं। पिछले वीडियो में जो है कि मैं वॉइस के सारे टेंस पे आधारित जो है कि स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आज मैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंस का जो प्रकार होता है उस पर आधारित जो वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा वाक्य जो नकारात्मक भाव देता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। नॉट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि नॉट का मतलब नहीं होता है और यही काम पैसिव वॉइस में भी होता है। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस को कभी कभी दो मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। दो मेन वर्ब की आवश्यकता कैसे होती है बताएंगे। जैसे आपको बताया होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव यदि आप बनाते होंगे तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या? नॉट प्लस क्या? V1 प्लस क्या? अदर वर्ड। ये तो आप पढ़े होंगे। ये डू डज भी क्या है बच्चों? मेन वर्ब भी है और ये भी क्या है? मेन वर्ब है। और कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट का यदि बात करें तो इस जगह डीड आ जाता है। तो ये भी क्या है? मेन वर्ब है और ये भी क्या है? मेन वर्ब है। तो इस कंडीशन में पैसिव को एक ही मेन वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उस स्थिति में पैसिव वॉइस को एक ही मेन वर्ब की आवश्यकता होती है और एक हेल्पिंग वर्ब। तो कभी कभी, ये प्रायः की बात कर रहे हैं हमें हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं कि जो है कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्या? मेन वर्ब चाहिए। तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। तो चलते हैं कैसे कैसे क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। यदि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एम इज आर। यदि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डिड होगा तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वाज या वेयर। बट इसके अलावे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि एक्टिव वॉइस के टेंस एक्टिव वॉइस में हो तो वह सेम पैसिव में वही उतर जाता है और उसी को लिखा जाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर जो है कि मतलब जो है कि ऐसा क्यों होता है? तो हम बोलेंगे बच्चों समझ लीजिए, जिसमें पावर है चेंज होने का तो उसे कहने का मतलब क्या? जिसमें पावर है चेंज होने का वो चेंज हो जाता है, या तो जिसमें पावर है चेंज नहीं होने का तो वो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसे आप चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें डू या डज और डिड क्या है? नॉर्मल है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। बट हैव, हैज, हैड, शैल, विल क्या है? नॉर्मल नहीं है। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ये अपने रास्ते पे चलना पसंद करता है। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, इसी को हम अप्लाई करेंगे टेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट और आई क्या है? सब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश और ये डू है तो क्या हो जाएगा? एम इज आर में कन्वर्ट होगा बच्चों। तो क्या होगा? इंग्लिश इज नॉट रेड बाय मी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे समझ रहे हैं आप लोग। वीडियो को देखिए अंत तक
आप लोग को कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला, खास करके इंग्लिश में। ही डिड नॉट किल अ स्नेक, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, अ स्नेक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पेशी में सब्जेक्ट बनता है, तो अ स्नेक डिड है तो क्या होगा, वाज वेयर लगेगा। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगाएंगे, तो अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। आगे को एग्जाम्पल्स, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, दिस वर्क हैज़, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये अपने रास्ते पे चलना पसंद करता है, बट इसका सिंगुलर प्लूरल चेंज हो सकता है। ये अपना ड्रेस को चेंज कर सकता है, अपने वेशभूषे को चेंज कर सकता है, लेकिन ये अपने रास्ते को नहीं चेंज कर सकता है। तो क्या होगा, दिस हैज, ये हेल्पिंग वर्ब तो नॉट बीन डन बाय मी, क्योंकि हैव हैज के बाद बीन आता है पैसिव वॉइस में, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आई शैल नॉट रिसीव द फर्स्ट प्राइज, क्या होगा, द फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट है, तो द फर्स्ट प्राइज विल नॉट बी रिसीव्ड बाय मी। अब आगे चलते हैं बच्चों, और हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो शब्द से मिलकर बना है, इंट्रोगेट प्लस इव। इव का मतलब होता है वाला, इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो द सेंटेंस विच आस्क्ड क्वेश्चंस is called interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence. Interrogative sentence कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला को कहते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप बोलिएगा कि सर यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसका जवाब हम लोग हाँ और ना में दे सकते हैं। हम बोलेंगे क्या तुम बीमार हो, यदि होगा तो बोलोगे हाँ, और नहीं हो रहोगे तो क्या बोलोगे, नहीं। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है। क्या तुम पढ़ते हो, यदि पढ़ रहा होगा तो बोलोगे क्या हाँ, और नहीं पढ़ता होगा तो बोलोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो जिस और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसका आंसर हम लोग हाँ और ना में दे सकते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, बेसिकली होता क्या है, यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है हमेशा। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, बट हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले ही लगेगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज कीजिएगा प्रोसेस के अनुसार, और ये वर्ब भीतरी हो जाएगा। बट सब्जेक्ट के बाद और भीतरी के पहले भी एक हेल्पिंग मेन वर्ब आता है, और वो जो आता है अकॉर्डिंग टू टेंस आता है। अब बोलिएगा सर गजब कर रहे हैं आप, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे बच्चों ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो मेन वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं जो सब्जेक्ट के पहले रख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब दो दो मेन वर्ब होगा, तो दो मेन वर्ब में जिसका क्वालिटी थोड़ा सा भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो मेन वर्ब के भीतरी के पहले होगा। तो ये बीइंग और बीइंग जो बना है वो एमिजार, बी वर्ब से बना है, एमिजार का ही जो है कि रूप है ये, इसलिए भीतरी के पहले रखा जाएगा। और ये कंडीशन कब होगा, ये होगा परफेक्ट में, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस में। बच्चों एग्जाम्पल देखिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, डू यू प्ले फुटबॉल, तो क्या दिक्कत है, डू है तो इज पहले ही आ जाएगा क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। तो इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, ये तो बना लिया आप अच्छा आसानी से। फिर डिड ही बीट रमेश, तो डिड पास्ट में है तो वाज वेयर आएगा, तो रमेश क्या सिंगुलर है तो वाज होगा, वाज रमेश बीटन बाय हिम हो जाएगा। अब आएगा मजा बच्चों, देखिए एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्रिकेट के पहले इज क्रिकेट, बट कंटिन्यूअस में बीइंग भी आता है, और ये तो प्लेइंग का प्लेड भी हो जाएगा, तो ये परफेक्ट मेन वर्ब है बच्चों। और ये तो क्या, ये तो क्या है, ये तो क्या है, ये टेंस के बदले में आया है, तो इसलिए इसको इसके पहले रखेंगे। तो इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो क्या होगा, हैज़ हिज होमवर्क बीन
कंप्लीटेड, छूट गया था, बाय हिम हो जाएगा। आप लोग समझ चुके हो। आगे हम पढ़ते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब एक वाक्य में दिया जाता है उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस वाक्य में WH वर्ड हमेशा वाक्य का प्रारंभ करता है। प्रारंभ करने का मतलब हमेशा, ऑलवेज, पैसिव हो या एक्टिव, WH वर्ड पहले ही रहने वाला है। अब समझ लीजिए, ये WH पहले ही रहेगा तो WH पैसिव में भी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी इसके पहले ही होगा, बट ये भी वर्ब जो है कि V3 होगा, और ये मेन वर्ब एक एक्स्ट्रा आएगा। वो किसके लिए? परफेक्ट और कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के लिए बीइंग और परफेक्ट के लिए क्या? बीइंग। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, हाउ डू यू रीड द बुक। तो हाउ तो पहले ही हो जाएगा, उसका डू का इज हो जाएगा, द बुक आ जाएगा, और रेड बाय यू। हाउ इज ही अर्निंग मनी। तो हाउ हो जाएगा इस जगह, और मनी सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। इसके बाद बीइंग आ जाएगा, और अर्निंग का अर्नड हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल क्या होता है? आप लोग मॉडल के बारे में तो जानते ही होंगे। मॉडल का जो है कि क्या एक मल्टीपल रोल होता है। वो कभी क्या पहन लेगी, क्या पहन लेगी, क्या नहीं, कब क्या कर लेगी, उसका जो है कि क्या निश्चित नहीं है। तो मॉडल उसी को कहते हैं जिसका मल्टीपल रोल हो। जिसे हम एक्ट्रेस के बारे में बात करें, एक एक्ट्रेस क्या होता है? एक्टर का भी रोल कर लेता है। कभी कभी किसी भी जो है कि क्या फिल्म में ओल्ड वोमेन का भी रोल कर लेता है, तो उसका मल्टीपल यूज होता है। तो उसी तरह इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी क्या होगा? मल्टीपल यूज होगा। वैसा ऑक्सिलरी वर्ब जिसका यूज मल्टीपल होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। कहीं हर स्थिति में, हर सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया। तो मॉडल को मॉडल में पढ़ेंगे, बट उसका जो है कि क्या, उस पर आधारित जो पैसिव वॉइस बनता है उस पर चर्चा करते हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है, हमेशा। इसका क्या सिद्धांत है? तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑलवेज प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल में यही कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, में, माइट, शैल, विल, आउट टू, यूज टू आ सकता है बच्चों। और उसके बाद जो है कि क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा, इसके पहले बाय का यूज कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? V3। ये मॉडल के बाद जो है कि क्या, आप यदि एमिजार का यूज करना चाहिएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उसको वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होगा? आप जानते होंगे कि एमिस आर वाज वेर का ही जो है कि रूप है बी, इसलिए मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं? बी यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, वी शुड रीड इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश शुड बी रेड बाय अस, ये आपका एग्जाम्पल है। जो भी मॉडल वर्ब होगा उसके बाद बी लगाइए, उसके बाद V3 आपका वॉइस बन जाएगा। अब इन्फिनिटिव वर्ब को देखते हैं बच्चों। तो किसी मैन वर्ब के पहले टू लगाकर इसे इन्फिनिटिव वर्ब में परिवर्तित किया जाता है, और टू के बाद ऑलवेज V1 होता है बच्चों। ये टू, ये भी एक प्रकार का सोच लीजिए रईसी आदमी है, जो कह दिया तो कह दिया है। टू के बाद हमेशा V1 ऑलवेज आ गया, और ये V1 क्रिया का अर्थ और नॉन एनी टू का मतलब होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग जब भी निकालिएगा पीछे से, हिंदी मीनिंग के लिए क्या? पीछे से। अब देखिए, जैसे मतलब टू प्ले होगा तो प्ले का होता खेल, और उसके अंत में ना लगेगा तो खेलना हो जाएगा। टू रीड का मतलब पढ़ना हो जाएगा, टू टीच का मतलब पढ़ाना होता, टू सिंग का मतलब गाना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। उसके पहले बाय लगेगा, और मैन वर्ब V3 हो जाएगा बच्चों। हेल्पिंग वर्ब के बाद टू होगा तो इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो बी का यूज करेंगे, एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के जैसा ही। अब एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों। ही इज़ टू सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय हिम। आई हैव टू बाय अ कार, तो अ कार हैज़ टू बी बाउट बाय मी।
तो एक पॉइंट लिखे हैं बच्चों, टू के बाद हमेशा मैन वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम am is are का यूज नहीं किए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर ये V1 है तो इस जगह इसके पहले इसे पैसिव में बदलने के लिए इसके पहले am is are का यूज करना पड़ेगा। बट am is are क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है। बट टू को क्या चाहिए, मैन वर्ब चाहिए। अब मॉडल में भी सोच रहे होंगे सर V1 है, am is are का यूज करके बनाइए ना। तो हम बोलेंगे अब am is are हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल वर्ब को क्या चाहिए, मॉडल्स को मैन वर्ब चाहिए, इसलिए उसको बी दिए हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव दो शब्दों से मिलकर बना है, इम्परेट प्लस क्या, इफ प्लस वर्ब। इफ का मतलब होता है इम्परेट मतलब इम्प्रेशन, कहने का मतलब वो व्यक्ति किसी से यदि काम करवाना हो तब जब तक उस पर इम्प्रेस नहीं डालिएगा तब तक वो काम करने वाला नहीं। तो इम्प्रेस दो तरह से एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, यदि कोई बंदा खड़ा है उसको बोलेंगे जाओ तो वो चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। और यदि बंदा ये हमसे भी जो है कि ताकतवर है तो हम अपने बॉडीगार्ड को बोलेंगे बॉडीगार्ड उसे भेज दीजिए, यहाँ से जाने को कह दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो हुआ इनडायरेक्ट हुआ, हम उसे डायरेक्ट नहीं दिए। ऑर्डर हम डायरेक्ट नहीं दिए, किसी से दिलवाए। तो किसी से दिलवाते हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, वो कॉजेटिव हो जाता है बच्चों, समझ रहे हैं ना। कॉजेटिव होता है और कॉजेटिव में क्या, लेट का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब जब एक पर्सन हो तो हम डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, बट दो पर्सन किसी वाक्य में हो तो उसमें हमको लेट का यूज करना पड़ता है। तो आगे समझते हैं। और यही बात तो समझ में नहीं आता है और बच्चा कहता है कब लेट लगा दें सर, कब क्या लगा दें। तो वो सारे चीज़ को हम समझाने वाले हैं ये 20 मिनट की वीडियो में। तो द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, प्रोहिबिशन, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इट स्टार्ट्स विद V1। ये स्टार्ट से V1 से होता है, खासियत है इसका। क्यों, क्योंकि जब तक किसी भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा वह अपने ही बारे में बातें कह करके ख़त्म कर देगी, किसी को ऑर्डर दे नहीं पाएगी। अब जैसे आई रीड, तो मैं पढ़ता हूँ, अपने बारे में बात करके समाप्त कर दिए। इसमें लेंगे सी रीड्स, वह पढ़ती है, अपने ही बारे में बोल करके समाप्त कर दिया। किसी को ऑर्डर नहीं दे पाएगा, कब तक, जब तक किसी वर्ब के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले यू जो है कि अंडरस्टूड आता है सब्जेक्ट के रूप में, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिएगा, डोंट प्लस क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो है कि क्या मीनिंग होगा, जिससे बोलेंगे गो तो जाओ, डोंट गो मत जाओ। ये प्रोहिबिशन मतलब रुकावट को बताएगा। हर चीज को कैटेगराइज कर दिया है बच्चों। देखिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसको, इंपरेटिव को, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला और विद ऑब्जेक्ट का। तो विदाउट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ओनली आपको V1 दिखेगा, और ओनली V1 दिखेगा तो ये ऑर्डर को शो करेगा। देखिएगा यदि ये पॉजिटिव रहा तो इसे हम लिखेंगे, इसको पैसिव कैसे बनाएगा, यू आर ऑर्डर टू V1। जैसे डू है, डू का वॉइस पैसिव क्या बनाएगा, यू आर ऑर्डर टू डू। डू का मतलब करो, आपको ऑर्डर दे रहा है कि कोई काम करने के लिए। गो देयर, वहाँ जाओ, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है वहाँ जाने का। बट ये निगेटिव में होगा तो क्या बच्चों, प्रोहिबिटेड करेगा, आपको मना करेगा किसी काम को करने से। बोलेगा डोंट गो देयर, तो क्या होगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। डायरेक्ट रूप में ये हुआ आपका। अब आएगा मजा बच्चों, दूसरा विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट होगा तो एक पहले से ही जो है कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट और आ गया। कितना व्यक्ति है, दो। कहने का मतलब किसी से काम करवा रहा है, तो इसमें लेट का यूज करना है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और लेट पहले। तो क्या होगा इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्या, V3। तो आफ्टर लेट ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। देखते हैं बच्चों अब एग्जाम्पल। क्लोज द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे बच्चों, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। डोंट इंसल्ट द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अब रिक्वेस्ट की बात होगा तो क्या होगा, इसी इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले प्लीज या काइंडली होगा। प्लीज का मतलब होता है कृपया,
और काइंडली का मतलब दया करके। कहने का मतलब यदि आपका कोई बात नहीं मान रहा है, प्लीज़ बोल रहे हैं, प्लीज़ बोल रहे हैं, तो उसका काइंडली बोलने का मतलब उसका पैर पकड़ रहे हैं। बात समझिए, इंग्लिश क्या कहता है, इंग्लिश का अर्थ समझिए। यदि मान लीजिए किसी को आप काम करने के लिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ बोल दिए, तो प्लीज़ का मतलब क्या हुआ, अरे दोस्त यारी में ये चलता है प्लीज़, समझ रहे हैं ना। और यदि प्लीज़ से भी काम नहीं चले तो काइंडली यदि बोलना पड़े तो समझ लीजिए उसके अंदर गुरूर है, और गुरूर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो उसके बाद प्लीज़ और काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड का यूज, ये रिक्वेस्ट को शो करता है, अनुरोध को। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1, सेम उसी को हम जो है कि क्या लिख देते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या होगा, इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, इसी के लिए सेम टू सेम, और टू हेल्प मी। काइंडली के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प द पुअर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे ये सारा चीज़, और ये सारा चीज़ दे रहे हैं आपको, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। और देख ली हेडिंग बेस्ड ऑन डबल ऑब्जेक्ट का भी लगा चुके हैं। तो इस वीडियो में लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसको नहीं डाला। तो मैं अगले वीडियो में फिर वॉइस का कंटेंट लेकर के आऊँगा, और इस बार आपका वॉइस पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और जहाँ तक हो हमारे चैनल को शेयर करते रहें। आपके लिए मैं हाजिर हूँ और आपकी सेवा में तत्पर हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ बुरी बुरी बातें भी होगी और कुछ अच्छी अच्छी। बुरी बुरी बातों में यही होगी कि आपको डांट मिलेगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।